आज हम करेंगे हिंदी का यूनिट 2 इकाई 2 जिसका नाम है भाषा शिक्षण। मैं बता दूं कि ये यूनिट काफी बड़ा था, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया जाएगा। तो आज जो मैं करा रही हूं अभी ये जो वीडियो है ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यूनिट 2 का नाम है भाषा शिक्षण। क्या नाम है? भाषा शिक्षण। यानी कि अभी आप देखेंगे कि भाषा को जब हम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को तो उसके अंदर कौन कौन से कौशल उद्देश्य आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ही जो टॉपिक है वो है आपका भाषा शिक्षण के उद्देश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। आप पिछले साल के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उठा के क्वेश्चन पेपर वहां भी आया हुआ है। तो जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य है ना, इनको हम पॉइंट वाइज नहीं याद करते बल्कि कैटेगरी वाइज याद करते हैं कि ना हमने ना कैटेगरी बना रखा है, क्योंकि जो उद्देश्य है वो काफी ज्यादा हैं। तो इसे हमने कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है अलग अलग। जैसे कि पहला जो हमारा है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। जब हम भाषा शिक्षण करते हैं, भाषा पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है एक कौशल से संबंधित उद्देश्य होता है जिसके अंदर आते हैं दो, ग्रहणात्मक उद्देश्य और अभिव्यक्तात्मक। तो ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है? ये जुड़ा होता है श्रवण और पठन से, यानी कि सुनना और पढ़ना, है ना। सुनना कानों से और पठन करना यानी कि पढ़ना। और अभिव्यक्ति वाला जो कौशल है उसमें है मौखिक, यानी मुंह से बोलना, अभिव्यक्ति करना, और लिखित, और लिखकर अपनी बातों को सामने रखना। तो ये है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञान से संबंधित भी हमें कोई उद्देश्य है जिससे हमें कौशल मिलता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आएगा वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य अगान। ज्ञान क्या होता है ज्ञानात्मक के अंदर, कि जब हम हिंदी भाषा शिक्षण करते हैं तो हमें हिंदी भाषा और इसके साहित्य का भी ज्ञान हो जाता है। दूसरा, हमें हिंदी व्याकरण समझ में आ जाती है। साहित्य की विभिन्न विधाएं जैसे निबंध, कहानी, संस्मरण। की हम क्या सोचते हैं कि कहानी जो होती है ना सिर्फ कहानी है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं होता। कुछ कहानियां निबंध होती हैं, कुछ कहानी कहानी होती है, और कुछ कहानियां संस्मरण होती है। इसी तरह से कुछ यात्रा वृतांत होती है। तो जब आप भाषा शिक्षण करेंगे हिंदी का, तब हमें पता चल पाता है कि कौन सी कहानी संस्मरण है, कौन सा यात्रा वृतांत है, कौन सा निबंध है। ठीक है। उसके बाद आता है विषय वस्तु का ज्ञान। इससे हमें हमारे उद्देश्य ये भी है कि हमें विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। रचना कार्य, हमारे अंदर या जो बच्चे के अंदर है वो रचना कार्य उत्पन्न होता है, और भाषा साहित्य का इतिहास भी बच्चा जान पाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विचारात्मक उद्देश्य। विचारात्मक उद्देश्य के अंदर क्या क्या जाएगा? विचार शक्ति का विकास करना, है ना। उसकी जो विचार करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। चिंतन की प्रवृत्ति, बच्चा जो है वो चिंतन करना शुरू कर देगा किसी भी विषय को लेकर। जैसे कोई न्यूज देखता है बच्चा, तो वो देखना और समझने लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है ना। इसे कहते हैं चिंतन की प्रवृत्ति। विचारों में क्रमबद्धता, जो बच्चे का विचार होगा उसमें क्रमबद्धता आएगी। ये नहीं कि बच्चा मुश्किल चीज पहले सोचेगा और सरल चीज बाद में, क्योंकि क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी है। पहले हम सरल करते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, और लास्ट में हम सबसे मुश्किल चीज को करते हैं। जटिल विचारों का सरलीकरण, जो विचार बहुत जटिल होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसको भी क्या कर पाएगा बच्चा? सरल यानी इजी कर पाएगा। पठित अंश का शीर्षक दे सकना। और क्या होगा इसके अंदर कि अगर हम कोई पढ़ते हैं, जैसे हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको शीर्षक क्या देंगे। तो बच्चे के अंदर ये वाली भी उद्देश्य है कि ये वाली शक्ति भी आ जाती है कि बच्चा किसी भी चीज को पढ़कर शीर्षक दे पाएगा। सार स्पष्ट करना, कि जो वो पढ़ेगा उसका सार यानी कि निचोड़ बच्चा बता पाएगा। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे भावात्मक उद्देश्य। अब भावात्मक उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है? भाव से, मन के भाव से, यानी आस्था, देश प्रेम, मानव प्रेम, संवेदनशीलता। ये सारे भाव भी बच्चे के अंदर आते हैं जब हम उन्हें भाषा शिक्षण कराते हैं। प्रेम भाव का विकसित होना, है ना। जैसे कोई कहानी पढ़ता है बच्चा और देश प्रेम उसके अंदर जाग जाता है, या माता को लेकर प्रेम जाग जाता है, या पिता को लेकर प्रेम जाग जाता है। संवेदनशीलता व दया भाव, बच्चे के अंदर ना संवेदनशीलता और दया भाव जैसी, मतलब जो चीजें होनी चाहिए बच्चे के अंदर, जो गुण होने चाहिए वो आ जाते हैं। एकता का विकास होता है। मोरल वैल्यूज बढ़ जाती है बच्चे की, मानव वैल्यू, है ना। जैसे सच बोलना, है ना, सच का साथ देना,
परिश्रम करना, इन चीजों का भी बच्चे में विकास होता है। सांस्कृतिक आदर व सम्मान, अपनी संस्कृति का आदर व सम्मान करना। पांचवा है सराहनात्मक उद्देश्य। सराहनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है हमें किसी की सराहना करनी हो। जैसे हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम उससे चिढ़े नहीं, बल्कि हम बताएं, सराहना करें कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है ना। तो ये होती है सराहनात्मक उद्देश्य। इसके अंदर क्या करता है, बच्चा अच्छे अंश को पहचानता है और प्रशंसा करता है। कौन सी चीज अच्छी है फिर उसकी वो क्या करेगा, रिमार्क्स भी देगा अच्छे। भाव व सौंदर्य को पहचानता है, सौंदर्य बोध का विकास होता है बच्चे के अंदर। छठे नंबर पे आता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक का मतलब हो गया रुचि व दृष्टिकोण का विकास। बच्चे के अंदर ना इंटरेस्ट और दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। बच्चा समझना चालू कर देता है चीजों को, जैसे कि अध्ययन के प्रति रुचि, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। अन्य पुस्तकों के प्रति रुचि, पाठ्य पुस्तक से अलग, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो सिलेबस में कॉपी लगी हुई है या किताब लगी हुई है बच्चा वही पढ़ रहा है, बल्कि रेफरेंस बुक्स भी देखता है बच्चा। प्रकाशनों में भाग लेता है बाहर, जैसे कोई स्टोरी कंपटीशन हो गया है ना, पोएम कंपटीशन हो गया, तो बच्चा उनमें भी पार्टिसिपेट करता है। कविताएं कहानियों को कंठस्थ रखना, यानी कि मुंह से बोलना या सुनाना। सातवें नंबर पे आता है हमारा आकलनात्मक उद्देश्य, ठीक है, यानी आकलन करना किसी चीज को, बोलने से ज्यादा समझना, है ना। जैसे कि अर्थ ग्रहण करना, बच्चा कुछ सुन रहा है या पढ़ता है तो वो उसका अर्थ जल्दी से ग्रहण कर लेता है। सार ग्रहण करना, जैसे बहुत बड़ी कहानी है लेकिन उसने 2 लाइन या फिर 4-5 लाइनों में ही उस कहानी को समझ लिया या बता दिया। विषय की गंभीरता को समझता है बच्चा। विचार, भाव व तथ्यों का परस्पर संबंध कर पाता है कि उसके अंदर जो हमने पढ़ा या पढ़ाया उसमें क्या विचार रखे गए हैं, उसमें क्या भाव हैं और कौन कौन से तथ्य शामिल किए गए हैं। बच्चा इन चीजों को समझ पाता है। 8वें नंबर पे आता है तार्किक उद्देश्य, यानी कि समालोचना। अब ये नहीं है कि हमने जो कह दिया या बच्चे ने जो पढ़ लिया उसे बच्चे ने मान लिया, बल्कि पढ़ने के बाद ना बच्चे का फीडबैक देना बहुत जरूरी है कि उसने क्या समझा। इसी को कहते हैं तार्किक उद्देश्य। इसके अंदर बच्चा उचित युक्ति व दलीलें दे सकता है कि क्या गलत था क्या सही, पक्ष विपक्ष में बोल सकता है, तर्क वितर्क, शंका प्रकट कर सकता है कि नहीं ये गलत है या फिर ऐसी इमेजिनेशन कैसे हो सकती है, कुछ भी, और निष्कर्ष भी निकाल सकता है। 9वें नंबर पे आता है तुलनात्मक उद्देश्य, यानी कि तुलना करना। परस्पर अंतर या फिर तुलना कर सकता है बच्चा। एक ही भाव की विभिन्न रचनाओं की तुलना, जैसे कि देश प्रेम को लेकर बच्चे ने 2 कविताएं पढ़ी तो बच्चा बता पाएगा कि कौन सी कविता में क्या कमी रही या कौन सी कविता कितनी अच्छी थी, ठीक है। अन्य भाषाओं की तुलना करना कि इंग्लिश का जो साहित्य है या लिटरेचर है वो हिंदी के लिटरेचर से कितना अलग है, दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानताएं हैं, तो बच्चा ये चीज भी सीखता है। 10वें नंबर पे आता है स्वाध्यायात्मक उद्देश्य, यानी स्व अध्ययन की रुचि। जरूरी नहीं है कि टीचर बोलेगा कि बच्चा कल ये पाठ पढ़ आना तभी बच्चा पढ़े, बल्कि बच्चे के अंदर इतनी रुचि आएगी कि आज जो पाठ खत्म हो गया बच्चा कल खुद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ के आ जाएगा। यानी कि अतिरिक्त कविता कहानी पढ़ना और लिखना, और हो सकता है उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाए कि वो किताब की हर कहानी को पढ़ दे, हर कविता को पढ़ दे, है ना। और साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेना, जैसे विद्यालय में या फिर अन्य स्तर पर कोई भी कंपटीशन हो रहा है या कार्यक्रम हो रहे हैं साहित्य से रिलेटेड, तो बच्चा उसमें भाग लेता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम है श्रवण कौशल। श्रवण का मतलब ही होता है सुनना। ये कौन सा रूप है, मौखिक। ऑफ कोर्स हमें क्या है, सुनना है, तो हम लिखी हुई चीज को सुन तो नहीं सकते ना। कोई बोलेगा मौखिक, मुंह से बोलेगा तो हम सुनते हैं। तो श्रवण कौशल बेसिकली क्या है, सुनना। यह भाषा सीखने का प्रथम चरण है। अगर आप कोई भी भाषा सीखते हैं, चाहे हिंदी है या इंग्लिश, सबसे पहला चरण क्या होता है, सुनना। जब बच्चा पैदा होता है वो बोलना चालू नहीं करता, बल्कि वो आसपास की आवाजों को सुनता है, माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, जब बच्चा छोटा होता है। तो ये पहला चरण हुआ। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या है, ध्वनियों को सुनकर अंतर जानना, कि जो हम ध्वनियां सुनेंगे और जो बच्चा ध्वनि सुनता है वो अंतर स्पष्ट कर पाएगा कि माता की ध्वनि है, ये पिता की ध्वनि है। योग से सुनने की योग्यता का विकास करना, बच्चा योग से योग करता है और फिर सुनने की शक्ति को अपनी बढ़ाता है। श्रुति सामग्री के अर्थ को जानना, सुनने के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल की गई, चाहे वो टीवी हो, टेप रिकॉर्डर हो, या माइक में बोला जा रहा हो या धीरे बोला जा रहा हो, बच्चा उसे अर्थ को जानता है।
सुनकर विचार ग्रहण करना, सिर्फ सुनकर ही हम क्या कर लेते हैं, विचार को समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। प्रश्न पूछना, अगर हम सुनेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन भी करेंगे। शुद्ध अशुद्ध उच्चारण का भेद करना, जब तक बच्चा ध्यान से क्लास में सुनता नहीं है ना, उसे पता नहीं होता कि सामने वाला गलती क्या कर रहा है। कई बार टीचर भी अशुद्ध बोल देते हैं तो बच्चा नहीं करेक्ट करता क्योंकि वो सुनता नहीं है ध्यान से। आगे क्या है, सारांश ग्रहण करना, अच्छे से सुनेगा तो सारांश यानी सार भी प्रकट कर पाएगा, आलोचना भी कर पाएगा, व्याख्या भी कर पाएगा। और आगे आता है श्रोता के गुण, यानी कि जो सुनने वाला है, हमारा श्रोता यानी बच्चा जो क्लास में सुन रहा है, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं और वो कैसे लाएगा। अभ्यास द्वारा निपुणता लाएगा, प्रैक्टिस करेगा सुनने की, श्रवण के प्रति रुचि रखेगा, ध्यानपूर्वक सुनना व समझने की कोशिश करना, अनसुना ना करना, शिष्टाचार से सुनना, यानी कि जब सामने टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा शिष्टाचार से सुने, ये नहीं अपने दोस्तों से बात करता रहे। आवेग त्याग कर विनम्रता से सुनना, और मिलते जुलते ध्वनियों को समझना, जैसे श और स, सपेरा वाला स और शलगम वाले श में डिफरेंस होता है, तो बच्चा इसको जानेगा। ये श्रोता के अंदर गुण होते हैं। गंभीरता को समझता है, यानी कि अगर सामने कोई सीरियस बात चल रही है या सीरियस कहानी पढ़ रही है तो वो उसको समझेगा। ये नहीं कि हम जो है एक काफी गंभीर कहानी पढ़ रहे हैं और बच्चा हंस रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो मजाक उड़ा रहा है, वो सुन नहीं रहा, वो गंभीरता वो समझ नहीं रहा। ठीक है, आगे आता है हमारा श्रवण शिक्षण की विधियां, यानी कि जो सुनने की जो शिक्षण होती है, सुनना जो, या फिर हम सुनाएंगे बच्चे को, उसमें कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सस्वर वाचन, यानी कि गद्य पढ़ना, सस्वर स्वरों के साथ पढ़ना, मात्राएं बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्वरों का बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि, बीच बीच में हम प्रश्न भी करेंगे बच्चों से। कहानी कहना व सुनाना, क्या करेगा टीचर, यानी हम कहानी कहेंगे पहले और फिर बच्चे से पूछेंगे, यानी कि वो सुनाएगा। श्रुतलेख, यानी सुनाई गई चीजों को दोबारा सुनना, जैसे मैंने कुछ समझाया फिर मैं कहूँ चलो बताओ मुझे मैंने क्या समझाया, है ना। उसके बाद भाषण, हम भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं, आदेश निर्देश दे सकते हैं, कि आपको हम बता सकते हैं कि ध्यान से सुनो क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी, या फिर आपको भी ये दोबारा सुनाना है, हम ऐसे निर्देश दे सकते हैं क्लास में। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे नाटक मंचन, गीत संगीत, इन चीजों में हम बच्चे को पार्टिसिपेट करवाएंगे। अगला आता है श्रवण दोष निदान व उपचार, यानी इस सुनने की प्रॉब्लम, सुनने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उसके भी सॉल्यूशन क्या है। तो मैं बता दूं कि जो दोष है ना, यानी जो प्रॉब्लम है ना, वही सॉल्यूशन है। जैसे कि हमें पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें सच बोलना चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। तो जब हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसका उपचार क्या है। जो प्रॉब्लम है ना उसको नेगेट कर दो तो वही आपका उपचार हो जाएगा। जैसे कि शारीरिक कारण, बच्चे के अंदर शारीरिक कारण हो सकता है कान में खराबी होना। मान लो उनका कान ही ठीक नहीं है बच्चे तो वो कैसे सुनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, माता पिता को बताएंगे उनके, ताकि उपचार हो सके। हम उन बच्चों को आगे बिठा सकते हैं, उचित आसन दे सकते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी मन से रिलेटेड। बच्चे के मन में ना भय है, चिंता है, हीन भावना है, बच्चा खुद इतना डरा हुआ है कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा क्लास में। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम बच्चे की हीन भावना को कम करेंगे और क्लास में जो है ना डर का वातावरण नहीं बनाएंगे और कारण पता करके निवारण करेंगे। श्रुत सामग्री में रोचकता का अभाव, मान लीजिए कि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। मान लीजिए कोई कहानी है और मैं एक ही एक्सप्रेशन में पढ़े जा रही हूँ तो बच्चे को क्या ही इंटरेस्ट आएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बच्चों की रुचि के अनुरूप और सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं पढ़ाने में, सुनाने में। श्रुत सामग्री बच्चों के स्तर का ना होना, कि बच्चा तो बहुत छोटा है और मैं जो हूँ कहानी को बिल्कुल सिर्फ बोले जा रही हूँ, कोई एक्सप्रेशन या फिर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है बच्चों को समझाने के लिए, तो बच्चे के स्तर का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के स्तर के अनुरूप बनाएंगे अपनी जो हम सुना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसको। आवश्यकता से अधिक श्रुत सामग्री की व्यवस्था, कि जो आवश्यकता नहीं है उससे भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए एक क्लास में एक चैप्टर पढ़ाना था लेकिन मैं 2-2 चैप्टर पढ़ा रही हूँ जबरदस्ती, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुनेगा ना ही समझेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, काल अवधि को कम कर सकती हूँ, यानी इस समय कम लेना, या फिर मान लीजिए मैं 10 मिनट पढ़ा ब्रेक दे दूं फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ, इस तरीके से।
आसपास का वातावरण यानी कि बेकार की आवाजें। मान लीजिए ऐसी क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ जहाँ पे अगल बगल से बहुत शोर आ रहा है, तो बच्चा उसमें नहीं सुन पा रहा है जो मैं कह रही हूँ, नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, ये शोर रहित कक्षा का प्रबंध करूंगी जहाँ पे शोर ना आए। बालक केवल मूल श्रोता, यानी कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सिर्फ सुनते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, बीच बीच में प्रश्न पूछूंगी, यानी कि क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। अशुद्ध आदर्श वाचन, मान लीजिए टीचर ही गलत वाचन कर रहा है, क्लास में खड़े इस शलगम को सलगम बोल रहा है, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बोलने के स्तर में सुधार करेंगे। शिक्षकों की अरुचि, कई बार शिक्षक को ही इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाने में, आएगा शिक्षक क्लास में और धीमी धीमी आवाज में कुछ भी बोल दिया और पढ़ा के चले गए, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, उनका ध्यान कहीं और है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम रुचि लेकर पढ़ाना है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है, तभी बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा। चलिए, तो ये था हमारा श्रोता या फिर श्रवण शक्ति वाला। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, इवेल्यूएट कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि क्या छात्र दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं या नहीं, आदर्शवाचक हैं या नहीं, श्रुत सामग्री का अर्थ समझते हैं या नहीं, वो रुचि ले रहे हैं या नहीं, क्या वो सार ग्रहण कर रहे हैं, वक्ता के हाव भाव समझ रहे हैं, प्रश्न पूछने पर क्या वो आंसर दे रहे हैं, और शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं या नहीं, कहीं वो शोर तो नहीं मचा रहे क्लास में, शंका प्रकट कर रहे हैं या नहीं, ध्वनियां पहचान रहे हैं या नहीं, है ना। तो इन चीजों से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं बच्चों का। अगला जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट में वो है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि भाषा का मौखिक रूप। भाषा के दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो अभी हम बात करेंगे मौखिक। इससे पहले हमने ऊपर किया श्रवण की बात की, यानी सुनने की। अब हम बात कर रहे हैं बोलने की। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है या फिर महत्व क्या है। देखिए, पेपर में चाहे उद्देश्य आ जाए, महत्व आ जाए, या फिर इसकी उपयोगिता आ जाए, ये या फिर गुण आ जाए, ये सारी ही चीजें क्या रहेंगी, सेम। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे, शुद्ध उच्चारण, ताकि बच्चा जो है वो शुद्ध उच्चारण कर सके, बिना झिझक प्रवाह के साथ बोल सके, उचित हाव भाव रख सके, उचित बलाघात और अनुतान, ये मैं पहले यूनिट में बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, हिंदी मानक रूपों का प्रयोग कर सके, सहगामी क्रियाओं में भाग ले, यानी स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उसमें भाग ले, विचार प्रकट कर सके, अगर बच्चे के मन में कोई विचार है तो बच्चा वो रख सके, बोल सके, अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सके, यानी कि जैसा अवसर हो वो वैसी ही भाषा का प्रयोग करेगा। जैसे वो अपने दोस्तों के बीच में इनफॉर्मली बात करेगा, लेकिन टीचर से बात करते हुए वो फॉर्मली बात करता है, तो ये चीज बच्चे के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति से आता है। एक और हमारा इसके अंदर आ जाता है टॉपिक, वो है वक्ता के गुण। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि वक्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, चाहे वो टीचर हो या वो बच्चा हो। शुद्धता होनी चाहिए उसकी बात में, स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रभाविता होनी चाहिए, यानी प्रभावशाली होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, उसमें गलत शब्दों का प्रयोग ना करे बोलने वाला, मधुरता यानी प्यार से बोले, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग हो ताकि सभी समझ सके, और सार गर्भित होनी चाहिए, उसमें से सार प्रकट हो रहा हो। आगे चलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विधियां। अब जो है मौखिक अभिव्यक्ति, इस कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम मौखिक अभिव्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। पहला, सस्वर वाचन, यानी कि अनुच्छेद को पढ़ना या फिर बच्चों को पढ़वाना, कविता पाठ करवाना, उनसे कहानी सुनना, चित्र वर्णन, यानी हम उन्हें चित्र दिखाएंगे और पूछेंगे कि इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, या एक कहानी बनाइए इस चित्र को देखकर। प्रश्न उत्तर, यानी हम प्रश्न पूछेंगे और वो उत्तर देंगे। वार्तालाप करना, संवाद करना, वाद विवाद, भाषण दे सकते हैं या बच्चों से करवा सकते हैं, सार कथन, नाटक मंचन, अंत्याक्षरी ताकि बच्चा बोले, टेप रिकॉर्डिंग करवाएंगे या फिर टेलीफोन पर बात करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता का विकास, अगर इसका विकास करना है हमें किसी बच्चे में, तो हमें कितनी चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो शुद्ध उच्चारण पर बल देना होगा, गति पर नियंत्रण होनी चाहिए, यति विराम, यानी कि जो प्रश्न सूचक चिन्ह है तो हम उस लाइन को क्वेश्चन की तरह बोलेंगे, है ना। कोई एक्सक्लेमेटरी विस्मय आदि है तो हम बोलेंगे वाह, तो हमारे ना एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। बलाघात का प्रयोग, अनुतान का प्रयोग और एक्सप्रेशन यानी हाव भाव भी होने चाहिए। आगे चलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति दोष निदान व उपचार, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है और इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका उल्टा कर देना, है ना। पहला क्या हो गया, ऐतिहासिक, यानी कि बच्चे के इतिहास से रिलेटेड है वो कारण। मान लीजिए कोई बच्चा है जो एक दूसरे देश का है,
या फिर दूसरे राज्य का है, पंजाब का है और वो अब दिल्ली में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी हिंदी में भी पंजाबी झलकेगी। तो इस चीज पे जो है ध्यान देना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चे को बार बार अभ्यास करवाएंगे और ध्यान देंगे बच्चे पे, टोकेंगे उन्हें जब भी वो ऐसा करते हैं। अध्यापकों की अपात्रता, कई बार अध्यापक ही गलत उच्चारण करते हैं तो फिर बच्चा भी गलत उच्चारण करने लगता है, तो ऐसे में क्या करेगा, अध्यापक खुद के अंदर सुधार करेगा। अनियंत्रित शिक्षा विस्तार, यानी कि नियंत्रण से ज्यादा ही शिक्षा करा रहे हैं, क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको हम कम करेंगे। सामाजिक प्रभाव, यानी बच्चा ऐसे समाज में रह रहा है जहां पर भाषा को ठीक से नहीं बोलते लोग, मान लो चाय को चाह बोल रहे हैं तो बच्चा भी चाह बोलेगा, तो इस तरीके से बच्चे के अंदर ना समाज का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बच्चे को अभ्यास कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका समाज या फिर जो परिवेश जहां वो रह रहा है वो बेटर हो। मनोवैज्ञानिक कारण, यानी उसका मन के अंदर चिंता या डर है या फिर हीन भावना है, तो बच्चा भी है क्या करता है, ठीक से बोल नहीं पाता, हड़बड़ा जाता है। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को डर क्यों है और फिर उसे भगा देंगे डर को। शारीरिक कारण, हो सकता है कि बच्चे का शारीरिक कारण है, क्या बच्चा हकलाता है या तुतलाता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे एज अ टीचर, और फिर डॉक्टर से इलाज होगा उसका, या फिर हम भी क्या कराएंगे, उनका अभ्यास करवाएंगे। प्रयत्न लाघव, यानी कठिन शब्दों के उच्चारण से बचना। कई बार बच्चे ना कठिन शब्द जब आते हैं ना तो स्किप कर देते हैं, बोलते नहीं है, जैसे हिंदी की गिनतियां हो गई, बच्चे 29 को 29 बोल के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, तो हम बच्चे को वहीं टोकेंगे कि नहीं आप इसे 29 बोलो, ये 29 है, बच्चे को बताएंगे और अभ्यास भी कराएंगे। असावधानी और बनकर बोलना क्या है, एटीट्यूड में बच्चा बोलता है ना तो भी वो गलत बोल देता है कई बार, तो ऐसे में भी बच्चे को हम टोकेंगे और अभ्यास कराएंगे। अभिव्यक्ति को महत्व ना देना, कई बार क्या होता है कि बच्चा ना अभिव्यक्ति को महत्व नहीं देता, कहता क्या है, बात तो समझ आ गई ना, तो ये नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत भी बोल दो, बोलना सही है, क्योंकि भाषा सीख रहे हो, एज अ भाषा के अगर आप टीचर हो तो आपके जो स्टूडेंट्स है वो भी ठीक से भाषा का प्रयोग करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन। अब हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक से बोल रहा है या नहीं, इसके लिए हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। शिक्षार्थी सही उच्चारण कर रहे हैं यानी हम ये देखेंगे, उचित गति से बोल रहे हैं यानी, उचित बलाघात और अनुतान है या नहीं, वो विराम चिन्हों अप्रयोग ठीक से बोल रहे हैं यानी, उचित मुहावरों अप्रयोग है यानी, उचित हाव भाव है यानी, शिष्टाचार है यानी, कहीं वो गालियों का तो प्रयोग नहीं कर रहे, वर्णन सही है या नहीं, क्रमानुसार है या नहीं, और सहगामी क्रियाओं में भाग ले रहे हैं या नहीं, जैसे स्कूल में कंपटीशन हो रहे हैं पोयम के, कहानी के, तो बच्चा उसमें जा रहा है या नहीं हम देखेंगे, और स्थानीय बोली से मुक्त रख रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिहारी या पंजाबी बच्चा है वो कक्षा के बाहर जो है बिहारी में बात कर रहा है या पंजाबी में बात कर रहा है या क्लास के अंदर ही वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे हम और इवेल्युएट करेंगे बच्चों को। तो ये था हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1, इसके अंदर जो है आधी यूनिट कंप्लीट हो गई है, अब आधी यूनिट जो है पार्ट 2 में आएगी, जिसके बाद आपका यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा।